नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं टीजीटी के लिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं पीजीटी के लिए, हमारे नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए। इनके अलावा बीपीएससी और एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन के प्रारूप हमने इस प्रकार से लिए हुए हैं कि इसमें लगभग सभी परीक्षाओं को कवर किया जा सके। बाकी हम अलग अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अलग अलग पीजीटी का अलग हो जाएगा, टीजीटी का कुछ अलग हो जाएगा, नेट जेआरएफ का अलग हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम मिसलेनियस ले रहे हैं और जो कमिंग एग्जाम है उनको देखते हुए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले कहा था हम उसी तरह चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं और हम लगभग हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। इसमें भी हमने कुल आज 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 15 सेट्स लिए 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने एक सब के लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सब के लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? एक सब के लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? यूरोपीय संघ, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन इसको किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। यूरोपीय संघ, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ, शक्ति संतुलन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर होगा इसमें बी, यानी सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, दरअसल यूरोपीय संघ यहां जो ऑप्शन डाला गया वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, क्योंकि बेसिकली यूरोपीय संघ हो या फिर नेटो कंट्रीज हो, ठीक है, ये कर क्या रहे हैं? ये अगर कोई शत्रु है तो सब इनका शत्रु है और कोई मित्र है तो सभी का मित्र है। ठीक है, वास्तव में इसलिए किया गया। आप कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ में भी सामूहिक सुरक्षा है, लेकिन इस सूत्र की भावना क्या है? दरअसल जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह क्या है भैया? सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह होता है कि एक सबके लिए सब एक के लिए, मतलब कि अगर कोई शत्रु है और वह इनमें से किसी भी देश के ऊपर अटैक करता है तो सभी देश मिल करके उसका सामना करेंगे। ठीक है, यानी जैसे कि यूरोपीय संघ में ही है या नेटो कंट्रीज में ही है कि नेटो के किसी भी देश पर कोई भी देश अगर आक्रमण करता है तो पूरे नेटो देश उस जो है मिल करके उसका सामना करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब किससे है? सामूहिक सुरक्षा से है। जैसे आपने अगर एनिमल बिहेवियर देखा होगा तो एनिमल बिहेवियर में जैसे आपने बंदर को देखा होगा, बंदरों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है या मधुमक्खियों में भी यह पाया जाता है इस प्रकार से कि अगर आपने किसी एक पर अटैक किया तो सब मिल करके आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? सबकी सुरक्षा एक साथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर सब एक हैं तो सुरक्षा आसान है, अगर अलग अलग हैं तो फिर उनको तोड़ना भी आसान है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल और तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है कौन सा भाई? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। देखिए आंसर तो होगा इसमें डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अगर हम आप जाएं तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक लगभग परंपरागत विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान ही हुआ करता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी जबरदस्त आलोचना की गई और नई खोज को की व्यवस्था की गई। भाई इसमें नई चीजें आनी चाहिए और उन नई चीजों के अध्ययन को ही हमने क्या नाम दिया? व्यवहारवाद नाम दिया। यानी जो आपका परंपरागत अध्ययन था उस परंपरागत अध्ययन में कुछ चीजें जोड़ी गई और उसको क्या नाम दे दिया गया? व्यवहारवाद नाम दे दिया गया। अब जो ये व्यवहारवाद है, इस व्यवहारवाद में क्या किया गया? इसमें वैज्ञानिकता को जोड़ा गया, इसमें सामाजिकता को जोड़ा गया, इसमें तरह तरह के
जो तथ्यात्मक अध्ययन की प्रणाली होती है उनको जोड़ा गया। ठीक है, तथ्यों के संकलन पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर के इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यह अपने व्यवहारिक स्वरूप में आ गया। ठीक है, अपने व्यवहारिक स्वरूप में आ गया। तो तथ्यात्मक अध्ययन सिस्टमैटिक होता है, वो फैक्चुअल होता है, लेकिन वह कैसे होता है, वह इस प्रकार से होता है कि आप उसको व्यवहारवाद की कसौटियों पर देखते हैं कि यह वास्तव में खरा उतर पा रहा है या फिर नहीं उतर पा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि भाई यह वैज्ञानिक है। जैसा आप जब विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, और फिर आप उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, और जिसमें यह शामिल होता है कि यह वास्तव में व्यवहारिक रूप में भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है, तो तथ्यों के अध्ययन पर बल जो है वो परंपरागत में शामिल नहीं होता है। परंपरागत में क्या होता है, अमूर्त स्वरूप होता है, काल्पनिकता होती है, दार्शनिकता होती है, लेकिन तथ्यों के संकलन पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, तथ्यों के अध्ययन पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद, ठीक है, के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ध्यान दिया करिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को कभी जल्दबाजी में ना पढ़िए। जितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपके पास पूरी इमेज आ जाएगी क्वेश्चन की, क्या कह रहा है पूरा समझ में आ जाएगा, और तुरंत ही आपको उत्तर मिल जाएगा उसका, अगर आपने उसकी स्टडी की हुई है तो। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा, या क्वेश्चन पढ़ते समय आपका दिमाग यहां से वहां हो गया, थोड़ा डाइवर्जन हो गया, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं। हमेशा जानना, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर तो जो है, मैक्सिमम आंसर तो क्वेश्चन में ही रहता है। ठीक है, अब इनको पढ़िए और फिर विकल्प को पढ़िए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ऐसा कह रहा था। ये आक्रामक राष्ट्रवाद इसमें से किसने दिया होगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। जाहिर सी बात है कि इसमें आक्रामकता की बात अगर कोई करने वाला सबसे ज्यादा वो था तो कौन थे? तिलक साहब थे। और ऐसे लोग जो उदारवादी विचारधारा का प्रतिपालन करते थे, जैसे कि एमजे रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबका तिलक साहब विरोध करते थे, क्योंकि ये उदारवादी थे और ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अच्छा मानते थे। जबकि तिलक साहब जो है इनका विरोध करते थे। क्या? आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व बनाए। क्या बनाए? सबसे पहला, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा और राष्ट्र प्रेम वाली शिक्षा को जो है देने पर जोर दिया, और निष्क्रिय प्रतिरोध। आप विरोध तो कर रहे हैं पर कोई खास विरोध दिखाई नहीं पड़ रहा है आपका, यह उदारवाद का चरित्र है। ठीक है, ये चाहते थे अगर विरोधी हो तो विरोध दिखना चाहिए, प्रबलता से विरोध होना चाहिए। ठीक है, आपका निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसमें? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा यहां पर मैंने एक तथ्य नोट किया था, और चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, या कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वहां पर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ तथ्य तिलक के बारे में जो मैंने आपको समझाया उसी से संबंधित हैं ये, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। ठीक है, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में, नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लीडरशिप के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच प्रतिपादित किया गया था। मिलेट के द्वारा, टीड द्वारा, बर्नार्ड द्वारा, लिविंगस्टन द्वारा। बताइए भाई, मिलेट, टीड, बर्नार्ड, लिविंगस्टन। अब आप इसमें टीड और लिविंगस्टन को तो छोड़ दीजिए, फोकस किस पे करिए? मिलेट पर और बर्नार्ड पर। आप बताइए कौन होगा? ये जो आप देख रहे हैं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, इसको
मिलेट ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? इसको मिलेट ने प्रतिपादित किया था। मिलेट साहब का यह मानना था कि दरअसल जो नेतृत्व होता है, जो लीडरशिप होती है, प्रायः वह परिस्थितियों के अनुसार बनती है और बिगड़ती है। यानी नेतृत्व में परिवर्तन होता है, नेतृत्व की शैली में परिवर्तन होता है, और राजनीति में यह माना जाता है। क्योंकि मिलेट ये मानते हैं कि नेतृत्व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है, और परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं। एक परिस्थितियां होती हैं जो राजनीतिक परिस्थिति होती है, और एक परिस्थिति होती है जिसे आप संस्थागत परिस्थिति कहते हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति क्या होती है? जैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं कि जैसे आप जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे और उनको कई दलों का समर्थन प्राप्त हुआ, कई दलों का उनको समर्थन लेना पड़ा था, तो अब उसमें कई दल ऐसे भी थे जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, तो समर्थन कैसे दे देते? तो उन्होंने क्या बनाया? CMP बनाया, यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने अपने जो विवादास्पद मुद्दे थे, जिसका अन्य दल विरोध करते थे, उन मुद्दों को कहा भाई इन मुद्दों पर हम यहां पर ध्यान नहीं देंगे, यानी यह मुद्दे हमारे CMP का में शामिल नहीं होंगे। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था, और इसके अलावा समान नागरिक संहिता का मुद्दा था। तो अब यह कैसा बना? यह राजनीतिक और संस्थागत दोनों ही बना। नेतृत्व क्या हुआ? नेतृत्व वही था, पर नेतृत्व का स्वरूप जो है बदल गया। लेकिन जब उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी बने, तो उन्होंने अपना जो CMP बनाया, उस CMP में यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई भी ऐसा इशू नहीं जो है बाहर किया जो उनका कोर इशू रहा हो। तो इस समय क्या हो गई? इस समय नेतृत्व की परिस्थितियां बदल गई, और उस समय नेतृत्व के लिए परिस्थितियां बदल गई थी। समझ गए आप? तो जब जैसे ही परिस्थिति रहती है, राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, और इसीलिए माना जाता है कि राजनीति का कोई स्थायी चरित्र नहीं होता है, वह परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो यह था आपका मिलेट का स्टेटमेंट। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। किसने किया था? मिलेट ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह किसने कहा है? मैकाइवर, हाइनर, ब्राइस, लॉस्की। हमारे जो BPSC के स्टूडेंट हैं वो जरूर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कई बार आपके यहाँ रिपीट किया गया है, और यूपी के PGT में भी यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह किसने कहा है? मैकाइवर, हाइनर, ब्राइस और लॉस्की। किसने कहा भाई? अब तक तो आपका आंसर आ गया होगा। आंसर क्या होगा? लॉस्की। किसने कहा था इस बात को? लॉस्की। लॉस्की जो है राजनीतिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दलीय प्रणाली है उसका समर्थन करता था। दलीय प्रणाली आप जानते हैं कई तरह की होती है। कुछ जगहों पर एक दलीय प्रणाली है, कहीं पर द्विदलीय प्रणाली है, तो कहीं पर बहुदलीय प्रणाली है, और उसी बहुदलीय प्रणाली को कभी कभी हम आप क्या करते हैं हंसी मजाक में दलदलीय प्रणाली है। तो दलदलीय प्रणाली भी हो सकती है। बहरहाल एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और फिर बहुदलीय प्रणाली होती है। यह लॉस्की साहब ये मानते हैं कि दरअसल राजनीतिक दल, इनका एक स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का प्राण होते हैं। किसने कहा था? याद रखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक, कि लॉस्की ने कहा था कि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का प्राण होते हैं। इनका यह मानना था लॉस्की साहब का कि अगर किसी भी देश के लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वहां पर क्रांति नहीं होती, वहां पर क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि क्रांति में बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ पाते भी हैं, तो बहुत कुछ खोते भी हैं। तो ये कहते थे कि जहां पर दलीय व्यवस्था होती है वहां पर क्रांति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब किसी दल के शासन से आप ऊब जाते हैं या समर्थन नहीं करते हैं
तो आप उस दल के शासन को बदल देते हैं। तो आपका सारा गुस्सा उस दल के शासन को बदलने में चला जाता है, ना कि क्रांति करने में। लेकिन जहां पर दलीय व्यवस्था नहीं होती है वहां पर क्रांति हो जाती है, जबकि जहां दलीय व्यवस्था होती है वहां शासन में परिवर्तन आसानी से हो जाता है। दलीय व्यवस्था नहीं होने पर शासन में परिवर्तन के लिए क्रांति करनी पड़ती है, जैसा कि आपने विभिन्न क्रांतियों के संदर्भ में कहीं ना कहीं देखा भी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनैतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है यह सिर्फ पूर्व राजनीतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्या होगा आंसर भाई, बताइए भाई। प्राकृतिक अवस्था सिर्फ पूर्व राजनीतिक कैसे होगी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में समाज तो था ही नहीं, प्राकृतिक अवस्था में समाज था ही नहीं। जब समाज आया तब जाकर के राजनीति आई है। जाहिर सी बात है कि ना तो पूर्व जो है सिर्फ पूर्व राजनीतिक हो सकता है और ना ही पूर्व सामाजिक हो सकता है। अकेले नहीं, सिर्फ पूर्व राजनीतिक या सिर्फ पूर्व सामाजिक हो ही नहीं सकता। तर्क बिठाइए यहां पर आप, आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों। क्योंकि जब समाज आएगा तो राजनीति आएगी, ठीक है ना। और प्राकृतिक अवस्था राजनीति और समाज दोनों के पहले की अवस्था थी, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये जो प्राकृतिक अवस्था है हम इसको ये मानते हैं कि यह सामाजिक समझौते के पूर्व की अवस्था है, और सामाजिक समझौते का परिणाम ही राजनीतिक व्यवस्था है या लोकतंत्र है या राज्य है। प्राकृतिक अवस्था जो थी हमारी, उसमें राज्य, संपत्ति, सभ्यता, अन्य इन सब का कोई स्थान नहीं था। तो क्या था, सब सबके साथ थे, सब सबके विरुद्ध थे। साथ का तो कोई मतलब नहीं होता, वास्तव में क्या होगा, सब सबके विरुद्ध थे। यानी आप यह कह सकते हैं कि यह सामूहिक संघर्ष की अवस्था थी, यह सामूहिक संघर्ष की अवस्था थी। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आनुपातिक समानता का सिद्धांत, अनुपातिक लिखा है, ये आनुपातिक होगा। आनुपातिक समानता का सिद्धांत, ठीक है, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। अरस्तु, लॉक, ग्रीन, लॉस्की। अरस्तु, लॉक, ग्रीन, लॉस्की किसने प्रतिपादित किया था। अरस्तु ने, लॉक ने, ग्रीन ने, लॉस्की ने। बताइए भाई, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, पहले चीज तो जान लीजिए कि ये प्रोपोर्शनल इक्वालिटी है क्या। दरअसल अरस्तु ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, अरस्तु साहब ने। और अरस्तु साहब इस सिद्धांत में कहते क्या हैं, या यह सिद्धांत है क्या। दरअसल इसको अरस्तु का आनुपातिक समानता या वितरण न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम वितरण न्याय का सिद्धांत या फिर आनुपातिक समानता, ठीक है, इस नाम से दोनों को इसको जाना जाता है। यह कहता क्या है, यह मानता है कि धन संपदा का जो वितरण होता है, जो धन संपदा का वितरण होता है, पद प्रतिष्ठा और धन संपदा, इन दोनों का वितरण जो होता है वह योग्यता के आधार पर होना चाहिए, पद के आधार पर नहीं होना चाहिए। इनका यह मानना था कि राज्य में जो धन संपदाएं हैं या जो कुछ भी है वितरण के लायक, जो कुछ भी है वह यही होती है संपत्ति, धन संपदा।
इनके वितरण के लिए ये कहते हैं कि जो अधिक योग्य है उसको अधिक प्राप्त होना चाहिए, जो कम योग्य है उसको कम प्राप्त होना चाहिए। इनका यह मानना था कि दरअसल योग्यता क्या है, योग्यता से मतलब था इनका सद्गुण। अगर कोई सद्गुणी व्यक्ति है, अच्छे गुण वाला व्यक्ति है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, अधिक धन संपदा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह इसका सदुपयोग करेगा। अरस्तु ऐसा कहता है। लेकिन अगर कोई सद्गुणी नहीं बल्कि दुर्गुणी व्यक्ति है तो उसको कम धन संपदा जो है प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि वह उसका भी क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। ठीक है ना, क्योंकि यह मानते थे कि जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं इन सांसारिक विभिन्न प्रकार की धन संपदाओं को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, और महत्व देते भी हैं तो वह लोगों के कल्याण के लिए, जैसा कि इससे पहले जैसा कि किसने कहा है, कौटिल्य ने भी कहा है और प्लेटो ने भी कहा है और थोड़ा बहुत मैकियावेली ने भी कहा है। क्या कहा है कि ये जो धन संपदाएं हैं वास्तव में इनका उपयोग किस आधार पर के लिए होना चाहिए, यानी जैसे महात्मा गांधी को ध्यान लीजिए। यहां पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन संपदा ज्यादा है तो वह उसको यह समझना चाहिए कि हमको प्रकृति ने अधिक धन संपदा दिया हुआ है, तो मैं इसका सदुपयोग करूं और इस धन संपदा का मैं अपने आप को स्वामी ना समझूं बल्कि इसका संरक्षक समझूं। ऐसा गांधी जी ने भी कहा था। तो जाहिर सी बात है कि यही चीज यहां पर अरस्तु भी कहता है कि सद्गुणी व्यक्ति संपत्ति का सदुपयोग करेगा, जबकि दुर्गुणी व्यक्ति संपत्ति का दुरुपयोग करेगा। अब अगर किसी शराबी व्यक्ति को आप पैसा दे दे, जाओ भाई ऐश करो, जाओ भाई इसका जो भी है लो भाई इसका यूज करना, तो क्या करेगा, दारू पी खत्म कर देगा। लेकिन अगर वहीं पर किसी सद्गुणी व्यक्ति को देंगे, भैया ये पैसा है इसका सदुपयोग करिए, तो क्या करेगा, उससे गरीबों की मदद करेगा, उसको अपने सही उपयोग के लिए रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इतिहास कुलीन वर्गों का श्मशान है। देखिए मैं जो व्याख्या कभी कभी थोड़ी ज्यादा कर देता हूं, उसके पीछे लॉजिक हमारा यही होता है कि वो एकदम आपको जान लीजिए बेटे कंठस्थ हो जाएगा। जब तरह तरह से एग्जाम्पल से आप उसको पढ़ेंगे ना तो लर्न करने में आपको बहुत आसानी होगी। फैक्ट के रूप में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही तरह तरह के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ना वो आपको याद हो जाएगा और आप बाद में वास्तव में याद करेंगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था और वास्तव में वही हमको याद हो गया। ठीक है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। इतिहास कुलीन वर्गों का ग्रेवयार्ड है। श्मशान मतलब ग्रेवयार्ड। यह कथन किस विचारक का है, प्लेटो, पैरेटो, मोस्का, बर्नहम। कह रहा है इतिहास कुलीन वर्गों का श्मशान है यानी ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान। यह कथन किस विचारक का है, प्लेटो, पैरेटो, मोस्का, बर्नहम। क्या स्टेटमेंट है बेटा, पैरेटो का। आंसर इसमें हो जाएगा बी। क्या कहता है पैरेटो, और इसको ध्यान समझिएगा आप लोग, एकदम यही याद हो जाएगा। पैरेटो को याद करिए, बाकी चीज याद करा रहा हूं आपको। कहता है इतिहास कुलीन वर्गों का श्मशान है। मतलब क्या होता है, देखिए समाज में दो प्रकार के सामान्य तौर पर वर्ग होते हैं। एक है कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग। ठीक है, उच्च वर्ग। अब यहां उच्च वर्ग से मतलब हमारा यहां पर जाति धर्म से नहीं है, या उसके आधार पर भी आप लगा सकते हैं। वास्तव में यह किससे है, यह वास्तव में है कैपिटलिस्ट से। ठीक है, यानी जो पूंजीवादी हैं उनसे। और दूसरा हमेशा क्या होता है, निम्न वर्ग होता है। ठीक है, जिसका संबंध जो है किससे है, प्रोलिटेरियट से है। प्रोलिटेरियट यानी आप कह सकते हैं मजदूर वर्ग। ठीक है, या सर्वहारा वर्ग। ठीक है, या आप कह सकते हैं कामगार वर्ग, या यहां पर कह सकते हैं निम्न जाति वर्ग। ठीक है, उच्च जाति वर्ग और निम्न जाति वर्ग। यह कहता है पैरेटो कि दरअसल इतिहास गवाह है, ध्यान समझना यहीं पर, जो उच्च है वह निम्न की ओर आएगा और जो निम्न है वह उच्च की ओर जाएगा। यानी जो आज कुलीन वर्ग है ये निश्चित रूप से इतिहास देख लीजिए कि वह निम्न वर्ग भी बाद में बना है, और जो निम्न वर्ग है वह क्या हुआ है, उच्च वर्ग बना है, यानी कुलीन वर्ग बना है। ऐसा पैरेटो इसलिए कहता है क्योंकि यह कहता है कि जो उच्च वर्ग है, अभिजन वर्ग है, कुलीन वर्ग है, इनमें सदैव संचरण होता है।
ऐसा उसका कहने से मतलब ये था कि दरअसल जो उच्च वर्ग है उसमें ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उसमें पतनकारी वर्ग या पतनकारी क्रियाएं उसमें भारी हो जाती हैं, और जो निम्न वर्ग है उसके अंदर उत्थानकारी प्रवृत्तियां यानी आगे बढ़ने वाली प्रवृत्तियां प्रबलकारी हो जाती हैं। वह अपनी दशा को बदलने के लिए अधिक मेहनत करता है, जबकि उच्च वर्ग उस दशा का आनंद लेने के लिए अपने श्रम को व्यर्थ करता है। इसलिए जाहिर सी बात है एक वर्ग नीचे आएगा और एक वर्ग ऊपर आएगा, ऐसा पेरेटो कहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इतिहास कहता है कि इतिहास कुलीन वर्गों का स्मशान है। कौन कहता है? पेरेटो कहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से, बहुलवाद यानी प्लुरलिज्म, ठीक है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया? प्लेटो, लॉस्की, मार्क्स, गार्नर। बहुलवाद का समर्थन किसने किया था? प्लेटो ने, ठीक है, लॉस्की ने, मार्क्स ने या फिर गार्नर ने किया था। बहुलवाद क्या है ये आप जानते हैं। बहुलवाद यह मानता है, यानी जो प्लुरलिज्म है वह यह मानता है कि सत्ता का एक ही केंद्र नहीं होता है बल्कि सत्ता के कई केंद्र होते हैं। ठीक है, जो आपका अद्वैतवाद है वह यह मानता है कि सत्ता का केंद्र बिंदु एक होता है, यानी एक सत्ता का वह इस्तेमाल करने की बात करता है, प्रभुत्व की बात करता है, यानी सत्ता का केंद्र बिंदु एक होना चाहिए, ऐसा मानता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के विरुद्ध ही बहुलवाद का जन्म हुआ। बहुलवाद यह मानता है कि सत्ता का केंद्र बिंदु एक नहीं होना चाहिए और जो है यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होनी चाहिए, और सत्ता का स्रोत भी एक नहीं होना चाहिए, यह भी विभाजनीय ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात कहने वाला कौन है? लॉस्की। लेकिन बहुलवाद के अन्य समर्थकों में जो है लॉस्की के अलावा अन्य लोग जो बहुलवाद का समर्थन करते हैं उसमें गियर्क हैं, मैटलैंड हैं, फिगिस हैं, डिग्विट हैं, क्रैब हैं, GDH कोल हैं, हेराल्ड लॉस्की हैं, ये सब है। ठीक है, मैंने इसको नोट भी किया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर तथ्य नोट किया है कि संप्रभुता की अद्वैतवादिता की धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। ठीक है, बहुलवाद का मत है कि सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। गियर्क, मैटलैंड, फिगिस, डिग्विथ, कैब, GDH कोल तथा हेराल्ड लॉस्की बहुलवाद के प्रमुख विचारक हैं। ये तथ्य मैंने इसलिए लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि इनमें से अलग अलग लोगों में कि बहुलवाद के समर्थक हैं में अलग अलग लोगों के आधार पर क्वेश्चन आ, जैसे यहां पर पूछा गया है कि बहुलवाद का समर्थन इनमें से किस विचारक ने किया था, तो आपने लॉस्की लगा दिया। ऐसे ही लॉस्की के अलावा भी इन सब के आधार पर भी अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, इसीलिए हमने यहां पर इसको कलेक्ट किया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लर्न भी कर लीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से इसका उत्तर चुनना है। ठीक है भाई, जल्दी से मिलाइए, इसको बहुत आराम से मिलाइए। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था भाई? कार्ल मार्क्स तो वर्ग संघर्ष ही दिए थे ना, बताइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष। जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? जो सरल मिला लीजिए पहले। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति। ठीक है, मिल ने क्या दिया था? उपयोगितावाद को दिया था, जबकि लोहिया ने सुप्त क्रांति की बात किया था। लोहिया ने सुप्त क्रांति की बात किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ए का 1 किसमें है? ए का 1, चलो यहां पर है ए का 1। बी का 4 सुप्त क्रांति किसमें है? ये इसमें है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष, लोहिया सुप्त क्रांति, जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति और मिल उपयोगितावाद।
मिल उपयोगितावाद। ठीक है, आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग इसको और एकदम लर्न कीजिएगा। चलिए अगला, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड बेकन और विधि का अमूर्तन। विधि का अमूर्तन, बताइए भाई किसका स्टेटमेंट है? जहां पर शक्ति की बात आए आप बस एक नाम रट लीजिए, लॉर्ड एक्टन। एक नाम रट लीजिए, लॉर्ड एक्टन। ठीक है, लॉर्ड एक्टन साहब ने कहा था कि हर चीज की बुराई क्या है? शक्ति, यानी पावर। अब यह शक्ति किस आधार पर हो सकती है? यह शक्ति भाई जाहिर है शारीरिक हो सकती है, यह शक्ति आर्थिक हो सकती है और यह शक्ति आपकी राजनीतिक भी हो सकती है। तो यह शक्ति कहीं ना कहीं चमत्कारिक भी हो सकती है। ठीक है भाई, चमत्कारिक भी हो सकती है, यानी किसी भी प्रकार की शक्ति है। एक्टर साहब ये मानते हैं कि शक्ति सभी समस्याओं की क्या है? बुराई है। ये मानते थे कि शक्ति ही समस्त बुराइयों की जड़ है। यह शक्ति चाहे किसी पोप के पास आ जाए, किसी अन्य जो है राजा के पास आ जाए या किसी सरकार के पास आ जाए, शक्ति कहीं ना कहीं अपना रूप अवश्य दिखाती है। और एक्टर साहब तो इतना जो है कहते हैं कि शक्ति ही, अब चाहे किस प्रकार की शक्ति हो इनमें से, वह भ्रष्ट करती है। और अगर और ज्यादा शक्ति है तो क्या हो जाएंगे आप? और ज्यादा भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब पद और प्रतिष्ठा मिले, जब पद और प्रतिष्ठा मिले तो भी आपको विनम्र होना चाहिए। जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो भी आपको विनम्र होना चाहिए, और जब कम पैसा रहे तो भी विनम्र होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब आप समस्याओं में हो तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन जब आपके पास धन पद संपदा हो तो आपके अहंकार की परीक्षा होती है। क्योंकि जब ये सब मिल जाता है तो अक्सर आपको अहंकार हो जाता है, और जब आपके पास नहीं रहता है तो अक्सर आप अपना धैर्य खो देते हैं। ठीक है, तो समस्याओं में धैर्य की परीक्षा और पद प्रतिष्ठा या पैसा होने पर आपके अहंकार की परीक्षा दोनों ही होती है। ठीक है, फिलहाल यहां पर लॉर्ड एक्टन नाम याद रखिएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन को चुनिए। निम्न में से सही कथन को चुनिए। राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है। पहला कहता है सही कथन चुनना है आपको। सही क्या कहता है? राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है। फिर कह रहा है राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है। फिर कह रहा है राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। और फिर कह रहा है राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। कह रहा है राजनीतिक संस्कृति किसकी उपज है भाई? इसमें क्या होगा भाई? ये तो सही है ना, राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है, यह भी सही है, इससे कोई संरचना नहीं बनती है। फिर कह रहा हां सही कथन, सही कथन, यहां थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। सही कथन को चुनना है, याद रखिएगा। वास्तव में यह भी गलत कथन है, यह भी गलत कथन है और यह भी गलत कथन है। सही क्या है? सी, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। क्यों अभिन्न अंग है? दरअसल बहुत से इतिहासकारों का और बहुत से राजनीति शास्त्र के लोगों का यह मानना होता है कि दरअसल जो विभिन्न देशों की संस्कृतियां होती हैं, आप देखते हैं कि विभिन्न देशों की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति भी अलग अलग होती है।
जो यूरोप की राजनीतिक संस्कृति है, जैसे आप मैकियावेली को याद कीजिए। मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली ने कहा कि जो स्विट्जरलैंड की व्यवस्था है वही व्यवस्था इटली में नहीं हो सकती। मैकियावेली कहता है कि इटली के लोग धूर्त हैं, मक्कार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के लोग एक नंबर के ईमानदार हैं। तो कहते हैं कि वहां चूंकि बहुत ज्यादा ईमानदारी है, इसलिए वहां का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह अलग प्रकार से हो सकती है, लेकिन वह व्यवस्था मैकियावेली में नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार से संस्कृति होती है उसी प्रकार से राजनीति होती है, जिस प्रकार से राजनीति होती है उसी प्रकार से संस्कृति होती है, यानी राजनीति और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, यानी अगर यूरोप की संस्कृति अलग है तो वहां की राजनीतिक संस्कृति भी अलग होगी, और अगर एशिया की संस्कृति अलग है तो एशिया की राजनीतिक संस्कृति भी क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट मिशेल्स ने, मैक्स वेबर ने, पेरेटो ने, मोस्का ने। इसी से मिलता जुलता एकदम क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं आपको कि बार बार पिछले सेट्स को जरूर देख लीजिए पूरे। बताइए, रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था, पेरेटो ने कहा था, या मोस्का ने कहा था? किसने कहा था गुटतंत्र का लौह नियम? रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा था। ने प्रतिपादन किसने दिया था? गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया था। क्या है गुटतंत्र का लौह नियम? गुटतंत्र का लौह नियम यह कहता है कि दरअसल व्यवस्था चाहे जैसी ही क्यों ना हो, संस्था चाहे जैसी ही क्यों ना हो, संगठन चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उस पूरे संगठन पर उसका संविधान भी चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उस संगठन के या उस संस्था के या उस गुट के कुछ चंद लोगों के हाथ में ही क्या होती है? कुछ चंद लोगों के हाथ में, या कुछ उनको आप, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आप लीडर कह सकते हैं, कुछ चंद गिने चुने नेताओं के हाथ में ही सारी शक्ति आ जाती है। संविधान चाहे उस पार्टी का या उस दल का कुछ भी कहता हो। जैसे हर एग्जांपल समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी में कुछ गिने चुने लोग ही होंगे ना जो सारे निर्णय लेते होंगे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ गिने चुने लोग ही उसमें निर्णय लेते होंगे, जो कुछ चंद लोग होंगे जो कहेंगे वही होगा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी होगी, ठीक है, या कोई भी अन्य पार्टी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, उसमें भी आप पाएंगे कि 7, 8, 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारी निर्णयन शक्ति होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कुछ चंद लोगों के पास ही सारी शक्ति सीमित रह जाती है। और इसी व्यवस्था को कौन? रॉबर्ट मिशेल साहब क्या कहते हैं? गुटतंत्र का लौह नियम। क्या कहते हैं? गुटतंत्र का लौह नियम। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? कह रहा है कि तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? लॉस्की, प्लेटो, अरस्तु, लॉरेंस। किसका स्टेटमेंट है भाई ये? पहले तो आप तटस्थता जान लीजिए। तटस्थता यानी रिजिडिटी, यानी एक तरह से कह सकते हैं आप न्यूट्रल, एक तरह से कह सकते हैं आप न्यूट्रल या उदासीन। ठीक है, ये कहते हैं कि तटस्थता वह स्थिति है जिसमें अगर एक जो पक्ष है राज्य का वह न्यूट्रल रहता है। जैसे अगर किसी से युद्ध भी हो रहा है, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर रसिया है और यहां पर यूक्रेन है। ठीक है, यहां पर क्या है? आपका यूक्रेन है, ठीक, लेकिन यहीं पर इंडिया है। अब आप ये पाएंगे कि इंडिया कैसा है? इंडिया तटस्थ है। इंडिया क्या है? तटस्थ है। इसके संबंध रसिया से भी हैं, इसके संबंध यूक्रेन से भी हैं। ठीक है, और यह दोनों में संचार संपर्क भी बनाए हुए हैं।
दोनों के साथ बनाए हुए है और युद्ध में शांति की वकालत करता है। न इनके साथ है न इनके साथ है, न इनसे अलग है न इनसे अलग है, ना इनसे अलग है। दरअसल यह जो स्टेटमेंट है तटस्थता बनाए रखने वाला, यह स्टेटमेंट जो है वो लॉरेंस का है। किसका स्टेटमेंट है भैया? लॉरेंस का है। लॉरेंस ने इसी तरह का एक स्टेटमेंट और दिया है, अगर आपको याद होगा तो। पिछला सेट अगर आपने किया होगा तो आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो अगला सेट हम कराएंगे आपको, तो वहां पर फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? ठीक है, कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, राजनीतिक सत्ता। बताइए भाई। देखिए मैक्स वेबर साहब ने सत्ता के 3 प्रकार बताए, या इसी को आप नौकरशाही कह सकते हैं। नौकरशाही के 3 प्रकार बताए। यद्यपि मैक्स वेबर को आप जानते हैं राजनीति में भी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, लोक प्रशासन में भी पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, लेकिन नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एमजे गुरिनी ने किया था। इन्होंने नहीं किया था, लेकिन इन्होंने सत्ता को क्लासिफाइड किया था। क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि एक सत्ता होती है जो परंपरागत सत्ता होती है, परंपरागत सत्ता होती है, ठीक है। जैसे राजा का लड़का क्या बन जाए? राजा बन जाए, तो ये क्या हो गया? परंपरागत सत्ता। फिर ये एक कहते हैं कि एक सत्ता होती है जो क्या होती है भाई? एक सत्ता होती है जो कानूनी सत्ता होती है, या उसी को हम विधि सत्ता भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विधिक सत्ता भी कहते हैं। जैसे आप आईएएस बन जाए, आप पीसीएस बन जाए, आप कोई और पोस्ट पा जाएं और आपके पास प्रशासनिक पावर आ गई, तो यह कैसी सत्ता हो गई? विधिक सत्ता हो गई, कानूनी सत्ता हो गई। वहां कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, इससे मतलब नहीं है। आपके पास वैधानिक शक्ति है, आपके पास जो है वो विधिक शक्ति हो गई, ठीक। लेकिन तीसरी होती है भैया करिश्माई या चमत्कारिक, ठीक है, करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। ये क्या होती है? आपके पास ऐसा कुछ विशिष्ट गुण हो, जिस विशिष्ट गुण के कारण वैसे आपका स्तर कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके ने ऐसा चमत्कार आपके अंदर, यानी आपके अंदर ऐसे गुण हैं, विशिष्ट गुण हैं, जिसके कारण आप सत्ता के उच्च पद सोपान पर पहुंच सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, या बलबन था इतिहास में, या आप अगर और उसमें जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हम मायावती को भी ले सकते हैं, हम मुलायम सिंह यादव को भी ले सकते हैं, हम लालू को भी ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी ले सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी ले सकते हैं, महात्मा गांधी को भी ले सकते हैं। इनमें विशिष्ट पावर थी। बाबा रामदेव आज के समय में ले सकते हैं आप, जिनके पास कुछ अपना खास आधार नहीं हो, लेकिन उनके पास विशिष्ट चमत्कारिक शक्ति ऐसी हो, यानी वो जिस भी प्रकार की शक्ति हो, ठीक है, लेकिन उसके दम पर आज रामदेव को देख लीजिए, बाबा रामदेव जी को, तो उन्होंने एक कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ऐसे ही नरेंद्र मोदी चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बन गए और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति पहुंच जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कितने अति सामान्य परिवार से थे, लेकिन जो है आज वो गरीबों के मसीहा और भारतीय संविधान के निर्माण में उनका बड़ा योगदान। इसी तरह से आप दल के आधार पर देख लीजिए। तो हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज या किसी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि चमत्कारिक सत्ता इसी प्रकार से होती है। कुछ विशिष्ट गुण आपके पास हो सकते हैं, जिसके आधार पर आप सत्ता के उच्च पद सोपान पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन राजनीतिक सत्ता की बात उन्होंने नहीं कही। किसने? मैक्स वेबर साहब ने। किसने? मैक्स वेबर साहब ने राजनीतिक सत्ता की बात नहीं कही थी, ठीक है। तो ये थे कुल आपके आज 3 सेट, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहिए चैनल का, और हमारा भी उत्साह बढ़ाइए, खुद भी लाभ लीजिए, और किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है मोस्ट लाइकली 22 तारीख से, ठीक है। परसों से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी 22 तारीख से, जब भी 22 तारीख आ रही हो आपकी, 22 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इतिहास का भी और राजनीति विज्ञान का भी वो बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। साकेत आईएएस का एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप के माध्यम से आप अपनी क्लासेस
ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।